नमस्कार वेद जी। नमस्कार शौम्य जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और आज आई सपोज शायद 2 महीने बाद हम मिल रहे हैं। एक डेढ़ 2 महीना बिल्कुल तो हो गया बिल्कुल, होगा। हाँ। मतलब, हाँ, 2 महीने से ऊपर हो गया लगभग। 2 महीने, जी दो जी महीने पहले की बात थी कि हमने कांटेक्ट किया था जी जी फेसबुक जी पे। और ये वो समय था जब मैं दर्शकों को भी बता दूं, मैंने उसी समय आपकी द वॉर कुक ये पढ़ी थी। और जी मुझे जी उसका आर्टवर्क इतना अच्छा लगा, तो ओवरऑल स्टोरी भी अपने आप में इतनी अच्छी थी कि मैंने जी तुरंत जी। आपको मुझे याद आता है मैंने मैसेज किया था, और फिर हमारा वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था। और तब से हम जी प्लान कर रहे हैं कि हम मिलेंगे ऑनलाइन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया है द ड्राइंग हाउस को। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। आपका भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। दिस इज नीडलेस टू से, आपका आर्टवर्क वाकई में बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा है। और यही रीजन है कि कई सारे लोग हैं, कई सारे फैंस हैं, रीडर्स हैं मेरी ही तरह, जो कि इस बारे में जानना चाहते हैं। हमारे पास आर्टिस्ट की कमी नहीं है, टैलेंट की तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हम्म। क्योंकि एक एकेडमिक स्ट्रक्चर हमारे हमारे यहाँ भी फिलहाल नहीं है इंडिया में, जहाँ पे कॉमिक हम्म बुक आर्ट को लेके कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हों। और अगर होंगे हम्म। भी तो बहुत लिमिटेड हैं। मैं ये कहूँगा जी लिमिटेड, बहुत ज्यादा। तो ज्यादातर आर्टिस्ट, पहली बात तो ये कि सेल्फ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। उन सभी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट की अपनी कहानियां हैं, और वो कहानियां अपने आप में इतनी मोटिवेशनल हैं कि मैं समझता हूं कि इन पॉडकास्ट, इन इंटरव्यूज के जरिए अगर एक भी स्टूडेंट, एक भी बच्चा मोटिवेट हो सके, कि उसको भी लग सके कि मैं भी अगला वेद बन सकता हूं, मैं भी अगला मनु बन सकता हूं, मैं भी अगला अनुपम सिन्हा बन सकता हूं, तो इससे बड़ी जीत, सफलता किसी की कोई नहीं होगी। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। जी जी तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जी। मैं सबसे पहले, मैं ये आपसे, आपके सामने सवाल रखना चाहूंगा कि आखिर इस सब की शुरुआत हुई कैसे आपके जीवन में, आखिर आप आर्टिस्ट बने कैसे, उस बारे में आप प्लीज दर्शकों को बताएं। आर्टिस्ट बनने की जर्नी तो ये थी कि एक कॉमिक रीड की थी मैंने उस टाइम पे, ये है डोगा। तो उसका आर्टवर्क मुझे इतना अच्छा लगा और उसके बाद ही मैं कॉमिक में बहुत ज्यादा रुचि लेने लगा। तो उसको कॉपी भी किया करता था। आप अगर आप नोटिस करेंगे कि डोगा के पेजेस होते थे, बड़े बड़े एक्शन पोज होते थे उसमें कई सारे। तो उनको मैं फॉलो करता था, ड्राइंग बनाता था। और कई बार क्या होता था कि लोग अप्रिशिएट भी करते थे, जो साथ में साथी थे हमारे स्कूल के फ्रेंड के साथ थे लोग थे आसपास के, वो आर्ट देख के मेरी काफी तारीफ भी किया करते थे। तो हम्म। मैं उससे और रुचि बढ़ती गई मेरी। तो शुरुआती दिनों में क्या हुआ कि 96 के वर्ल्ड कप के टाइम की बात है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था वहां पे। एक राजेंद्र नाम से मिले थे, वो जिक्र कर रहे थे कि एक नई पब्लिकेशन है, वो कलसी कॉमिक नाम से। शायद कई लोगों ने सुना हो, या उसके कुछ एक दो इशू आए भी थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि ये कॉमिक बनती है। तो तब तक मेरे मन में ये नहीं था कि, मैं तो सोचता था कि यार हमारे जैसे वो लोगों के कहाँ बस की है आर्ट बनाना, इतना बढ़िया बढ़िया आर्ट बनता है। तो हम्म। मतलब एक छोटा सा बच्चा जो 15-16 साल का बच्चा है वो वैसे ही थक जाता है इतना एक फ्रेम बनाने में या आर्ट बनाने में। तो लेकिन उसके जरिए मेरे को उन्होंने जब अपना मैंने उनसे बोला कि जी मैं भी बनाता हूँ अपना आर्ट वर्क उनको दिखाने की। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि एक बारी आप हमारे स्टूडियो आइए, फिर देखते हैं, फिर वहां पे बात करते हैं आपसे। तो वो अपने स्टूडियो लेके गए थे कलसी कॉमिक के। तो दरअसल लकीली क्या था कि ये हमारे घर के ही नजदीक था, बहुत ज्यादा दूर नहीं था। जब मैं वहां गया तो वहां पे मुझे सुरेश डीगवाल जी मिले वहां पे। हम्म। तो उस टाइम पे वो उनके लिए काम करते थे वहां पे। ह्यूमनाइड कैरेक्टर नाम से था एक कैरेक्टर, उनपे वो डेवलप कर रहे थे, कुछ आर्टवर्क बना रहे थे वो। और कुछ कॉमिक और भी थी जो उनके आर्टवर्क देख के मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा यार मैं तो कहीं स्टे ही नहीं करता, एक छोटा सा बच्चा कहाँ स्टे करेगा इतने सीनियर के साथ में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उनसे वो मुलाकात हुई तो मेरी भी और रुचि बढ़ेगी। फिर क्या हुआ कि किसी तरीके से मेरे को उन्होंने मेरे को, जो वहां पे थे उनके ऑनर, जो सिकंदर कलसी नाम से थे, तो उन्होंने बताया कि जो जैसे आप नाम सुने होंगे, नरेश जी, हनीफ जी, या फिर विनोद जी, तो हम्म। ये हमारे नियर बाई एरिया के आसपास के ही थे ये। तो आप उन्होंने एक आइडिया बार दिया। आप एक बार प्लीज बताएंगे कि आप जब जो ये नियर बाय एरिया कह रहे हैं, आप दर्शकों को हाँ ये भी हाँ। बता दें कि एग्जैक्टली आप कहाँ के रहने वाले हैं।
मैं दिल्ली का ही हूँ, और दिल्ली का ये रोहिणी के आसपास है हमारा, ये मंगोलपुरी एरिया आता है। तो जी इसके जी नजदीक ही कुछ आर्टिस्ट रहते थे। जी। तो मैं तो अनजान था, अब मतलब नया बच्चा कैसे जानेगा। तो वो किस्मत से मुझे नरेश जी का पता मिला, मैं उनके पास गया सीखने के लिए। तो वहां पे बैठ के मैंने उनके साथ एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया, एक लर्नर के तौर पे ज्वाइन किया। अगर आपने ब्लैक वारंट पढ़ी होगी, इंस्पेक्टर स्टील की, ब्लैक वारंट, ओके ओके, हाँ। तो ये उस दौर की बता रहा हूँ मैं आपको, 97 या 98 के आसपास की बात रही होगी। हम्म। तो जब मैंने वहां पे उनको एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया था वहां पे उनके साथ, तो, मतलब ये लगा लीजिए कि मैं एक छोटा सा बच्चा ही था उस टाइम पे। तो वहां पे बैठा, उनके साथ सीखा करा, फिर आर्ट के तौर पे काफी कुछ वहां पे सीखने के लिए मिला मेरे को। फिर हम्म इसी तरीके से जर्नी आगे बढ़ी, तो और आर्टिस्टों से जुड़ने का मौका मिला काम के साथ साथ। हम्म फिर एज ए इंकर ही वहां पे मैंने नरेश जी के लिए काफी काम किया। और फ्लैट, और हमारे एक आर्टिस्ट थे हम्म सुनील पांडे जी। तो उनके साथ जब, अगर आपने क्या नाम, सॉरी, राजनगर की तबाही सुनी होगी, बिल्कुल। 96 के अराउंड या 97 के अराउंड ही ये आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका आर्टवर्क पे वो कलरिंग और फ्लैट कलरिंग और मैनुअल और कैलीग्राफी वो किया करते थे। तो वो बिल्कुल घर के नजदीक थे। तो उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी अच्छी पहचान हुई, सीखने के लिए वहां पे भी मौका मिला। जी। आर्टवर्क देखता था मैं, इतना आश्चर्यचकित हो जाता था उस आर्टवर्क को देखे। अगर आप हार्ड कॉपी अगर आर्टवर्क की हाथ में लेके देखेंगे ना आप, लगेगा शरीर आपका हल्का हो गया बिल्कुल एकदम। मैं समझ अगर आप सकता हूँ। ओरिजिनल आर्टवर्क देख के आप मतलब बोल नहीं सकते थे। मैं सिर्फ उन पेजों को निहारता रहता था। जी। तो मैं सोचता था कि ये कैसे हो सकता है इतना बढ़िया काम। मतलब उम्मीद, मतलब बच्चे के मुताबिक एक दिमाग था मेरा उस टाइम की, मतलब कैसे, मैं बिल्कुल हैरान था उसको देख के। लेकिन हाँ, कोशिश करा, सीखा वहां पे बैठ के उनके साथ, दोनों के साथ मैंने लगभग, अगर मैं ये कहूँ कि 98 के बाद, 99 के बाद करगिल कॉमिक आपने पढ़ी होगी, तो उसके बाद जितने भी फ्लैट कलरिंग वगैरह होते थे, तो मैं उनके साथ भी ज्वाइन किया हुआ था। मतलब दोनों के साथ मैं टाइमिंग बिठा के तो बेसिकली वर्क करता आप, था। हाँ, अच्छा अच्छा, इसी टाइम पे आपका स्कूल भी चल रहा था? स्कूलिंग भी चल रहा था, मतलब आफ्टरनून का स्कूल था। मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या करता था मैं, ओके। थोड़ा सा कलरिंग वगैरह किया, फिर स्कूल निकल गए, फिर शाम को आए। मतलब बिजी रखा मैंने अपने आप को। जी स्कूलिंग जी। के साथ साथ मैंने आर्ट पे भी फोकस किया, क्योंकि आर्ट डिमांड करता है आपको कि आपकी सिटिंग कितनी लंबी है, आपकी लगन कितनी लंबी है। वो तभी आपको वो मजबूत भी करती है आर्ट को, बैठने के लिए, सीखने के लिए। आर्टिस्टों का अगर आपको सहयोग मिलता है, हम्म, जो उस टाइम पे बहुत इजीली था, मतलब गुरु प्रथा जो चलती थी। तो जी। मैं तो उनको एज ए गुरु ही मानता हूँ दोनों को। तो उनके साथ काफी रह के सीखने के लिए मिला, आशीर्वाद मिला उनका, जिसकी बदौलत आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ, चाहे आर्ट फील्ड में ही है, जैसा भी है। जी जी जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े और आखिर स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे आना चाहेंगे कि कब आपका पहला ब्रेक, आपका कब मिला आपको कॉमिक बुक में, एज एन एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट? प्रोफेशनल आर्टिस्ट अगर मैं कहूँ तो एज ए इंकर ही मैं कहूँगा स्टार्टिंग में। 2003 की बात है। चार चांडाल नाम से कॉमिक थी जो नरेश जी ड्रॉ कर रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वेद, इस पे तुम इंक करना चाहोगे? हम्म, तो मैंने कहा सर, ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। तो उस टाइम पे चार चांडाल की कॉमिक के कुछ पेजेस नरेश जी शुरू कर चुके थे इंक करना। उसके अच्छा। बाकी के आगे के पेजेस लगभग 50 के अबव मैंने पेजेस किए थे, बाकी कुछ पेजेस वो कर चुके थे। ओके तो ओके। वो कॉमिक अगर आपको कहीं मिले तो देखना कि उसमें बहुत मेहनत की है मैंने। मतलब स्टार्टिंग डेज में जो मेहनत थी, वो इंक करने में भी 7 से 8 घंटे नॉर्मली लगते थे। अभी भी वाह। टाइम टाइम टेकिंग ज्यादा है, बट कॉमिक का काम ऐसा है कि आप एक दिन में एक पेज कंप्लीट नहीं कर सकते। हम्म। लंबी सीटिंग होगी तभी आप उसको फिनिश कर सकते हैं। पेंसिल और इंक होगी तो आपको टाइम देना पड़ता है। उस टाइम पे भी मैं बहुत मतलब मैं जैसे बताया कि इवनिंग में मैं इंक भी किया करता था, या ड्राइंग की भी प्रैक्टिस किया करता था। तो जो क्या है कि मैंने ज्यादातर क्या किया कि शिफ्ट बढ़ा के काम किया। मतलब अगर जैसे एज ए इंकर भी किया, तो मैं
रात को 8 बजे के बाद से 2 बजे तक मैं इंकिंग किया करता था, और कभी 3 भी बज जाते थे। हम्म। मतलब ये जो मैं कहना चाहूंगा कि ये रुचि भी थी मेरी, क्योंकि जब तक आपको रुचि नहीं होगी किसी चीज में, तो आप लंबी सेटिंग नहीं रख सकते, आप इंजॉय नहीं कर सकते उस वर्क को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ये मेरा, रुचि। जी जी जी, बोले 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 जी। जी, तो ये रही मेरी पहली कॉमिक जो इंकिंग के एज ए इंकर मैंने ड्रॉ की थी नरेश जी के सानिध्य में। हम्म। और अगर मैं फुल पेंसिलिंग की बात करूँ, तो फुल पेंसिलिंग की जो था कि मेरी कॉमिक थी राज कॉमिक में ध्रुविश्य नाम से। ये मेरी फर्स्ट कॉमिक है। तो ये मेरी, अगर मैं एज ए डेब्यू आर्टिस्ट कहेंगे, तो ये कॉमिक बुक मेरी पहली थी। ध्रुवेश जी। और सेकंड बुक थी ये वाली, अधूरा प्रेम। अच्छा ये ये, 2020 सीरीज की थी। ओके, ये भी आप ही का है? ये मुझे नहीं, मुझे ये नहीं पता था। ओके। जी जी जी। अरे वाह जी। मैं समझता हूँ कि शायद ये कहना सही होगा, ज्यादातर आर्टिस्ट की शुरुआत एज एन इंकर ही होती है। इंकर ही हुए, और मतलब बिल्कुल। हाँ जी, ये है, ये बात सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पे जो, अब जो जाइंट्स है, मतलब वो दिग्गज है हमारे दौर के, तो वो उस टाइम पे पूरा उनके पूरा बूम था उनके आर्ट का। हम्म। अगर आप धीरज सर हो गए, नरेश सर हो गए, या अनुपम सर हो गए, या विनोद जी, तो ये लोगों का जो अगर आपको कुछ करना है, तो शायद अगर इनके साथ बैठ के सीखने का मौका, या इनके साथ काम करने का मौका मिलता है, ऑफर मिलता है, तो ये सबसे बड़ी एक आपकी खुशनसीबी हो सकती है। तो मेरे मेरे दौर के जो बाकी और आर्टिस्ट भी थे, जो अभी भी साथ में है, वो अपने अपनी फील्ड में मास्टर हैं, तो उनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ था। मतलब हम 4-5 लोगों का ग्रुप था। अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि प्रदीप सहरावत है, वो एज ए इंकर थे हमारे साथ, हम्म। एक ग्रुप में थे, नरेश जी के ग्रुप में हमारे। और ललित सिंह, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। और जगदीश जी हो गए। जी। और हनीफ अजहर जी के सन अजहर। ये हम्म। मतलब ये 4-5 लोगों का हमारा ग्रुप था, जो हम इनकी किया करते थे, नरेश जी के साथ रह के, या फिर राज कॉमिक के लिए स्टार्टिंग डेज में हम काम करते थे। मैं अगर स्टार्टिंग डेज में क्या था, इंकिंग क्या करता था जब मैं, तो विनोद जी का आर्ट बहुत फॉलो किया करता था। उनका हम्म। अगर मैं कहूँ कि आपने खुर्रा कॉमिक पढ़ी होगी, हाँ बिल्कुल, बढ़िया। उसका आर्टवर्क इतना हिट किया मेरे को कि मुझे लगा कि अगर एज ए इंकर भी अगर आपने कुछ टाइम तक सरवाइव करना है, या इस फील्ड से जुड़े रहना है, मतलब बेसिकली क्या है, आपको फील्ड से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है। हम्म। किसी भी लाइन में अगर आप इच्छा से गए हुए हैं, तो आपको स्टेबल वहां पे एक पोजिशन चाहिए, हम्म। तभी आप सरवाइव कर सकते हैं कुछ लंबे समय तक। हम्म। क्योंकि उस टाइम मैं, जैसे मैंने बताया कि आपको पेंसिलर में सारे सीनियर आर्टिस्ट थे, इंकर के लिए ऑप्शंस बहुत थे, क्योंकि राज कॉमिक भी इंकिंग के लिए निकालती थी वर्क, काफी लोग करते भी थे, जिसमें मैं भी एक रहा हूँ। काफी कॉमिक उस टाइम पे एज ए इंकर भी ज्वाइन की थी स्टार्टिंग डेज में। फिर हम्म। बाद में जब ध्रुवीय कॉमिक मैंने ड्रॉ की, उसके बाद प्रॉपर मेरा माइंड सेट हो गया था कि मैंने अब जो पेंसिल करनी है और अगर इंक करूंगा, तो मैं अपनी कॉमिक पे ही इंक करूंगा। ओके। तो ये कुछ कॉमिक ये की थी। इसके बाद कुछ टाइम तक फिर मैंने कुछ मोबाइल कॉमिक का कुछ काम आया था, गुड़गांव में ऑफिस में ज्वाइन किया था मैंने। तो ओके। वो मोबाइल कॉमिक बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। हम्म। मतलब जिस कॉमिक में मैंने ज्वाइन किया था, बनाते थे हम लोग वहाँ छोटे छोटे 10-11 पैनल्स के मोबाइल स्क्रिप्ट होते थे, जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है। हम्म। आज की डेट में पॉपुलर है, उस टाइम पे 2009 से 12 तक में वो हम लोग उस पर वर्क करते थे। हम्म। फिर जब वहां से कॉमिक का, क्योंकि मेन क्या था, मेरी इच्छा थी कॉमिक में ही कुछ करना है। मतलब अगर आर्ट फील्ड भी ज्वाइन करनी है, तो कॉमिक में ही बनाना है। तो फिर लकीली क्या हुआ कि आगे चल के सबके कॉमिक आपने पढ़े होंगे या देखे होंगे, सब टीवी ने कॉमिक, अपने एपिसोड्स के ओके। कॉमिक निकाले थे। हाँ हाँ, ओके। या। तो वहां से मुझे बुलाया हुआ है कि किसी के जरिए कि सब टीवी के कॉमिक बन रहे हैं, उसमें अगर आप कुछ करना चाहे, स्टोरी वगैरह पे वर्क करना चाहे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके लिए एग्री हूँ। आप बताइए क्या करना है। तो नया नया बालवीर सीरियल चल रहा था उस टाइम पे, अच्छा बाल। खासा। जी हाँ। तो उसके भी एपिसोड्स के बनते थे, कॉमिक बनते थे, वो भी मैंने ड्रॉ किए थे। तो हम्म। मैं वो, एक आध कॉमिक मेरे पास पड़ा हुआ है इस टाइम का, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज।
जैसे ये सब सब टीवी के कॉमिक का कवर्स है। जी जी, मुझे याद है और जी। ये, हाँ, और ये इसके इनर पेजेस हैं। ओके, दीज आर बीन डन बाय यू। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये उस टाइम का है। ये लगभग 2012-13 के आसपास का है सारा। अच्छा। ओके। जी जी। तो मतलब इसके बाद तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने एज ए पेंसिलर इंकर ही, मतलब खुद के लिए ही काम करना शुरू कर दिया। तो मतलब अगर पेंसिल इंक करनी है तो फिर अपने ही वर्क पे इंक करूंगा मैं। हाँ। मतलब आपने अभी भी बात करी कोड नेम अल्फा की, कोड नेम अल्फा 97, इसकी बात जी करें जी अभी। और इसमें आपका, इसके सिक्वेंशियल पेजेस में आपका आर्ट वर्क है। जी। यारी के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और जब ये काम स्टार्ट हुआ, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो आपके साथ मेन कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था, स्टोरी को लेकर और कहानी को लेकर? अल्फा के साथ ये जैसे अपनी अल्फा कोड नेम अल्फा के साथ जब मैं वर्क शुरू किया था याली ड्रीम के लिए, तो अश्विन जी का मैसेज मुझे मिला था लिंक्डइन के जरिए। उन्होंने मेरा आर्टवर्क देखा था, जो रामायणा कॉमिक का था, हम्म विमानिका का। हम्म वो पेज मैंने वहां पे अपलोड किया था, उसके जरिए उन्होंने मेरे को रीच किया था कि वे ऐसे हम कॉमिक चाहते हैं कि आप ड्रॉ करो। तो मैंने उनको एक सैंपल पेज भी बना के दिया था, जो अप्रूव हो गया था मेरा सैंपल पेज। जी जी उसके बाद फिर जब विजय विजय रविंद्रन, जी। जो इस कॉमिक के राइटर भी हैं, तो हम्म वही आर्ट के लिए आर्ट ब्रीफ वगैरह मेरे को प्रोवाइड करते थे, या फीडबैक था, या जो भी था। मतलब एक ग्रुप के जरिए हम लोग जुड़े हुए थे इसमें। हम्म मतलब पेजेस में डेली वाइज एक, चाहे अच्छी कह लो चाहे बुरी कह लो, मेरी एक आदत है कि मैं अपडेट रेगुलर देता हूँ। मैं जैसे होता है ना कि मैं मिस नहीं करता कोई भी अपडेट होता। अगर पेज मेरा रात को 12 बजे भी बन रहा है, तो वो मैं रात को 12 बजे ही अपडेट कर देता हूँ, ओके चाहे वो कोई भी टाइम हो। तो ओके। मतलब मैं ये ब्रेक थोड़ा कम ही रखता हूँ, मतलब डिले नहीं रखता किसी भी चीज़ में। हम्म लेकिन कोऑर्डिनेशन का ये था कि हमारा जो उनके साथ काम करने का जो मुझे बहुत अच्छा ही लगा, इजी लगा। मतलब उनकी राइटिंग बहुत डिफरेंट है। मतलब कॉमिक थोड़ा सा वो एक उनका विजन बिल्कुल अलग हो जाता है। हम्म काफी राइटर्स के साथ काम किया है मैंने उनका। कई बार क्या होता है, राइटर्स एक सीन में डबल सीन लिख देते हैं। जो राइटर तो लिख तो देते हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट के लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं हुई मुझे। आर्ट मतलब उनका आर्ट भी बहुत नीट एंड क्लीन होता था, सही होता, मतलब उनको समझने में आसानी होती थी। जहाँ पे कुछ लगता भी था कि अगर मैं उनका जो विजन नहीं पकड़ पा रहा, तो हम एक स्क्रिबल, मैं उनसे एक स्क्रिबल डिमांड कर लेता था कि अगर आपका जो विजन है आप मेरे को स्क्रिबल कर दो। हम्म तो वो स्क्रिबल करके देते, वो फिर क्लियर हो जाता था कि अगर हमारा पॉइंट मैच नहीं कर रहा है तो मतलब कोऑर्डिनेशन में कभी दिक्कत हुई नहीं मुझे। और एक्सपीरियंस तो कहूँ काफी डिफरेंट ही रहा उस तरीके से। जी। एक, और मैं इसमें जी विजय रविंद्रन की तारीफ करता हूँ हमेशा। ही राइट्स वेरी सिनेमैटिकली, मतलब उनका वो विजन जी भी वही रहता है। और वो जी जी। बता भी चुके हैं इस बात को, दिस इज नॉट अ सरप्राइज, इट्स नॉट अ सीक्रेट। हाँ वो लिखते हाँ भी ऐसे ही हैं, और उनका विजन भी वो बहुत वैसे ही रहता है कि आप इसको एज अ सिनेमा में आप देखें तो वो कैसा लगेगा, एक फिल्म की तरह रहता है। जी। व्हाट अबाउट साहिल शर्मा? साहिल शर्मा के लिए भी आपने वर्क किया, द वॉर कुक, इसमें, हाँ, इसके बारे में बताएं, ये टाइम कैसा रहा? साहिल जी के साथ जब वॉरकुक का मुझे संजय सर की तरफ से मिला, तो अ, साहिल जी की एक बात ये है कि उनका ना जो स्क्रिप्ट है, हम्म वो बहुत सिंपली वे में आप आर्टिस्ट को समझा सकते हैं। वो मतलब बहुत इजीली वो अपनी राइटिंग को रखते हैं। बहुत आप उनसे चीजों को समझना आसान रहता है। जहाँ पे मैं कभी कभी फंसता भी था, क्योंकि हमारे पॉइंट डिफर जा सकते थे। वहां पे क्या होता था कि अगर उनको कोई पर्टिकुलर एक वैसा ही सीन चाहिए, तो वो भी भाई अगर मैं वो चीज नहीं सोच पा रहा कि जो राइटर सोच रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई उसमें, बहुत स्मूथ ही चला। वॉर कुक तो बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी और आसानी से निपट गया। उसको मतलब इतना मजा आया उसको करने के लिए। हाँ और कहानी भी जब क्योंकि
मैंने कॉमिक स्टार्ट करने से पहले मैंने एक नॉर्मल क्या करता हूँ कि राइटर से एक नरेशन सुन लेता हूँ मैं कि बनेगा क्या, मतलब उसके एक थॉट पकड़ में आ जाए तो कम से कम कैरेक्टर का जो फील है वो मुझे समझ में आ जाए तो इजी होता है। क्योंकि हम्म, पढ़ के बनाना, लेकिन जो राइटर क्या सोच के लिख रहा है उस कैरेक्टर को, हम्म, वो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं शायद जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हम्म, उन सीन्स के प्रति और फिर कॉमिक के प्रति भी। हाँ। लेकिन ये पूरा अच्छे से समझाया उन्होंने मेरे को कि ये हमारा करेक्टर ऐसा है, मिड एज का है, वॉर कुक था, अब ये एक अनाथ, ये उसमें आया है, वे क्या नाम, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में आया है। तो इसकी बैक स्टोरी भी है, तो उन्होंने काफी खुले ढंग से मेरे को समझाया, तो सीन बनाना भी फिर इजी हो गया मेरे लिए। जी जी और जैसे जैसे सीन बनते थे वो मुझे और भी रुचि आती गई काम में कि जी। मजा। जी और कहानी भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने टॉप 10 जो वीडियो बनाई थी उसमें भी टॉप पे रखा था इसको, आपके कोड नेम अल्फा जी को भी और वॉर कुक को भी। और मुझे याद है कि पढ़ते हुए बहुत मजा आया था। वॉर कुक कोई सुपर हीरो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इतनी इंट्रीगिंग स्टोरी अपने आप में कि बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, और दिखाने का मन करता है लोगों को कि देखो भाई, कॉमिक जी बुक्स में आप इस तरीके के स्टोरीज भी रख सकते हो। कॉमिक बुक्स हमेशा सुपर हीरो या कार्टून से रिलेटेड नहीं होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। ये अपने आप में वाकई में बहुत बहुत जबरदस्त रहा। सवाल है कि आने वाले समय में अब आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप सूक्ष्म रूप से जितना भी बता सकें। क्या क्या हमें पढ़ने को मिलने वाला है, आपके फैंस को पढ़ने को मिलने वाला है आने वाले समय में। अभी तो लगभग दो सब्जेक्ट मेरे हैं कि एक तो माइथोलॉजिकल है और एक हिस्टोरिकल है। जो हिस्टोरिकल में आपका महाराणा प्रताप है, वो थोड़ा समय लगेगा उसमें, जी लेकिन वो आगे आपको चल के पढ़ने के लिए मिल सकता है। और बाकी अल्फा कॉमिक के लिए जो मैं कर ही रहा हूँ, जिसमें एक सुपर हीरो जॉनर है अल्फा के लिए, उसमें एक वो प्रोजेक्ट मेरी मतलब पेंसिलिंग में इंक वगैरह उसमें हो चुका है, वो हम्म कलरिंग पे प्रोसेस में चल रहा है शायद। तो हम्म कुछ टाइम पे वो आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो वो अल्फा कॉमिक का सुपर हीरो जो है वो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें। और एक फीमेल सुपर हीरो भी है, वो भी मैंने किया है, उसमें भी आर्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है लगभग लगभग, वो भी कुछ समय में आपको मिलेगा। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो अभी तक तो यही चल रहा है, सुपर हीरो ही चल रहे हैं, तो इन्हीं पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, जो जी। आपको आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर ये देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अ, वेद जी, बहुत बहुत आपका मैं आभार करता हूँ एक बार फिर से, इस भारी मन के साथ में कि खत्म करना पड़ रहा है इस पॉडकास्ट को, अभी ऑनलाइन पॉडकास्ट को। लेकिन अभी अब जाके वो बातें होनी शुरू हुई थी कि हम वही। अभी अब जाके इसको रिकॉर्ड करें तो न जाने कितनी बातें इसमें और हो जाएं। क्योंकि यही बिल्कुल मुझे लगता है हर फैन या लवर, कॉमिक लवर का, हर कॉमिक फैन का यही एसेंस यही है। वो इतनी यादें जो उसके मन में बसी हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी, उसने बचपन में उन कॉमिक बुक्स को जिया। तो जितनी बार भी मैं नागराज और लाल मौत खोलता था, या तिलस्म टूट गया, भोकाल की खोलता था, या उनके पन्ने पलटता था, तो मैं वाकई उसमें इन्वॉल्व हो जाता था। जितनी बार भी मैं खोलता था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहली बार। मुझे मुझे पता नहीं, न जाने कितनी बार मैंने भोकाल और फूचांग पढ़ी होगी, और कितना मजा आया होगा मुझे उस लास्ट शॉट में, जब भोकाल अपनी तलवार से फूचांग को खत्म कर देता है। तो हाँ हाँ। बहरहाल, ये तो वही बातें हैं कि कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन चलिए, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। आज वाकई में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपसे खुलकर बात हो पाई है। जब कॉमिक कॉन में मिले तब भी बहुत सीमित था। जैसे सीमित मैंने है। स्टार्टिंग में बोला, मुझे तो याद भी नहीं आ पा रहा था। और जो हम्म। आज की बातें हुई हैं वो भी सीमित ही रही हैं, लेकिन खुलकर हुई, अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, तो मैं जी यही कहूंगा आपसे कि आप प्लीज अपना काम इस तरह करते रहिए, हम आपके फैंस हैं। हमेशा इसी तरह से आपके आर्ट वर्क को अप्रिशिएट करते रहेंगे, कॉमिक बुक्स खरीदते रहेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा डेफिनेटली कि इस तरीके के, अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं, अभी भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, तो डेफिनेटली या तो आप एक फैन हो या फिर शायद आप एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हो। सो जो कुछ भी कहा है आर्टिस्ट ने, उन बातों को ध्यान से सुनिए, उनको अमल में लाने की कोशिश कीजिए। और देखिए, मंत्र एक ही है,
हार्ड वर्क, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। तो मैं समझता हूँ कि इसी पॉइंट के साथ में आज के इस पॉडकास्ट को विराम दिया जाए। विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी अ, जी। मैं अंत में जाने से पहले एक बार आपको इनवाइट करना चाहूंगा, अगर संभव हो सके आपके लिए, तो कभी उत्तराखंड में आए, देहरादून आइए, और हम जरूर डेफिनेटली मिलें साथ बैठ के, और बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसे क्रिएटिव एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में हम शायद बात कर सकेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी कोशिश जरूर करूंगा मैं। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए वे जी, एक बार फिर से ओके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वेलकम जी, धन्यवाद। ओके जी।